नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे से होंगे। मैं अंजनी कुमार सिन्हा आप लोगों का इस कक्षा में फिर से स्वागत करता हूं और आज हम लोग इसके तहत जो है संघवाद पढ़ेंगे, जो आपका 7वां चैप्टर है 11th क्लास का। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले यह जान लें कि इसके अंतर्गत किन किन बिंदुओं पर हम लोग आज चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, आज जो है हम लोग इसके अंतर्गत पढ़ेंगे संघवाद क्या है, उसकी अवधारणा समझेंगे, उसके अर्थों को समझेंगे। साथ ही उसके बाद हम लोग समझेंगे कि भारत में कैसी व्यवस्था है, संघवाद है या एकात्मकवाद है, कौन सी व्यवस्था है। ठीक है, संघवाद और एकात्मक शासन जो व्यवस्था है उसमें क्या अंतर है, और भारतीय शासन व्यवस्था में जो केंद्र और राज्यों के बीच में तनाव उत्पन्न हो जाता है उसकी चर्चा करेंगे। साथ ही हम लोग फेडरेशन और कन्फेडरेशन के बेसिक अंतर को भी समझने का प्रयास करेंगे। तो इन्हीं सब बिंदुओं पे आज हम लोग चर्चा इस क्लास को करेंगे और हम समझते हैं कि इस क्लास के बाद आपको संघवाद समझने में कोई परेशानी नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपके सामने एक धुंधली सी मैप जो है नज़र आ रही होगी, लेकिन इसमें कहीं कोई घबराने वाली बात नहीं है कि यह सब दिख नहीं रहा है। मैं आपको बता रहा हूं कि यह जो आप यहां पर देख पा रहे हैं पीले कलर से जो आपको नज़र आ रहे हैं जितने भी स्थान, वो स्थान जो है वह ब्रिटिश समय का जो प्रांत था, ब्रिटिश कब्जे में जो था प्रांत, वो प्रांत है। ठीक है, और जो ब्लू कलर से आपको दिख रहे हैं वह प्रिंसली स्टेट है, यानी कि जो है राजा जहां हुआ करते थे वो ये सारे स्टेट है। पहली चीज़ आप इसको जान लीजिए। दूसरी चीज़ कि यह मैप जो है वह आज जैसे 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश के बारे में हम लोग जानते हैं कि आज अभी वर्तमान में है, वह यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि यह मैप जो है वह आज़ादी जब हम लोग को मिली थी उस समय का मैप है। ठीक है, ये चीज़ें आप ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर इसको मैप दिखाने के पीछे कारण क्या था वह मैं आपको थोड़ा बता दूं कि देखिए, यह जो स्टेट बनने की जो प्रक्रिया होती है वह मैं आपको यहाँ पर समझाने का प्रयास इस मैप के माध्यम से करना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब हम यहाँ पर थोड़ा सा देखिए आप कि यहाँ पर आपको मद्रास और आपका जो है मैसूर, ये राज्य नज़र आ रहे होंगे आपको यहाँ पर। और जो है आपको देखिए इधर आपका यहाँ ईस्ट पाकिस्तान और इधर वेस्ट पाकिस्तान नज़र आ रहा होगा। ठीक है, तो अभी जो स्टेट हैं, जैसे इस स्टेट के गठन में कई सारी समितियां आई, और जब हमारा देश स्वतंत्र हुआ तो भाषा के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, कास्ट रिलीजन के नाम पे, धर्मों के नाम पे जो है राज्यों की बनने की मांग उठने लगी। ठीक है, और यह बहुत विकट स्थिति हो गई कि किस आधार पर राज्यों का पुनर्गठन किया जाए। ठीक है ना, लेकिन इस संबंध में फिर एक धर कमीशन आता है 1948 में। फिर उसके बाद जो है आपका JVP समिति आती है, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारामैया उसके जो है अध्यक्ष हुआ करते हैं। उसके बाद फजल अली कमेटी आती है, जो अंततोगत्वा उसकी सिफारिश के बाद ही पहला जो भाषा के आधार पर राज्य गठित हुआ था वह आंध्र प्रदेश था। लेकिन उस कमेटी ने भी यह नहीं एक्सेप्ट किया था कि एक लैंग्वेज एक राज्य की जो है बात मानी जाए। ठीक है, लेकिन हुआ क्या कि इसके पीछे की जो घटना है मैं आपको संक्षिप्त में थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि आंध्र प्रदेश में पोट्टी श्रीरामुलु नाम के एक व्यक्ति हुआ करते थे, और उन्होंने भाषा के आधार पर राज्य गठित करने के लिए उपवास कर दिया, और 56 दिनों तक उनका उपवास चला, और इसी क्रम में उनकी डेथ हो जाती है। लेकिन वह बनता तो नहीं है, लेकिन जब उसके बाद फजल कमेटी आती है तब उसके बाद जो है वह सिफारिश करते हैं कि एक लैंग्वेज एक राज्य का निर्माण तो संभव नहीं होगा, क्योंकि इससे अपने देश का जो है और जो है ये कमजोर स्थिति हो जाएगी राज्यों की। लेकिन हाँ, जहाँ पर बहुसंख्यक भाषाभाषी एक ही लोग रहते हैं वहाँ पे इस तरह की चीज़ें बनाई जा सकती है। तो उसी आधार पर जो है वहाँ पर आंध्र प्रदेश का गठन होता है, और यह केस बहुत एग्जामिनेशन के में भी आता है कि कब गठन हुआ और उसके पीछे कौन से नेता वहाँ पर जो थे वह इसके पीछे जिम्मेवार थे।
तो मेरा यहाँ दिखाने के पीछे मैप सिर्फ यही कारण है कि आज जो हम लोग राज देख रहे हैं वह राज जब आज़ाद हुआ था वो उस समय वैसा नहीं था। अभी आप लोग होश में होंगे तो तेलंगाना राज 14 में बना था, वो आप लोग को याद होगा। फिर जो है 2000 में अगर हम लोग जाएंगे तो बिहार से कट करके झारखंड अलग हुआ था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग हुआ था, और मध्य प्रदेश से जो है रायगढ़ छत्तीसगढ़ अलग हुआ था। ठीक है, इसी प्रकार जो है पूर्व में अगर हम लोग बात करें तो फिर बॉम्बे जो प्रांत था वहाँ से आपका महाराष्ट्र और गुजरात का डिवाइडेशन हुआ। पंजाब से अगर हम लोग बात करें तो फिर हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, ये सब चंडीगढ़ जो है आदि चीज़ें वहीं से कट करके अलग हुई है। फिर इसी क्रम में हम लोग और क्या देखते हैं कि कुछ जो हमारे राज्य थे हमारे अधीन नहीं थे, लेकिन फिर बाद में उनको हम लोग में शामिल किया गया। तो क्या प्रक्रिया हो रही है, कुछ राज्य जो है टूट रहे हैं और कुछ राज्य जो है जुट रहे हैं। जैसे पुर्तगाल से जो है हम लोग फिर जो है बाद में गोवा शामिल किया गया, सिक्किम को भी है जो है 36वां संविधान संशोधन के द्वारा जो है इसके अंतर्गत शामिल किया गया। तो ये प्रक्रिया जो है बनने और टूटने बिगड़ने की प्रक्रिया जो है हमेशा चलती रही है, और इसी पर जो है हम लोग संघवाद आधारित है। वह कैसे आधारित है, आइए हम लोग आगे के स्लाइड्स में जो है उसकी चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखें कि संघवाद का मतलब क्या होता है और इसमें चीज़ें होती क्या है। तो अगर हम लोग भाषा के आधार पर, व्युत्पत्ति के आधार पर हम लोग देखें तो इसमें जो है इसको इंग्लिश में संघवाद को फेडरेशन कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता है, फेडरेशन कहा जाता है। एक चीज़ और आती है कॉन्फेडरेशन, उसका भी अंतर हम लोग समझेंगे। मैं पूर्व में ही बताया था आपको कि इन दोनों में क्या अंतर होता है, वो हम लोग समझेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग संघवाद को समझते हैं। संघवाद को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, फेडरेशन बोलते हैं। और फेडरेशन जो होता है वह लैटिन भाषा का शब्द है। क्या, किस भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का शब्द है जो फोइडस से बना हुआ है। किससे बना हुआ है, फोइडस से। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ भी है कि फोइडस से बना हुआ है, जिसका अर्थ क्या होता है, संधि या समझौता करना। ठीक है, इस प्रकार हम इसकी बात अगर करें तो इस संघवाद से समझ पा रहे हैं कि एक प्रकार का समझौता होता है, एक प्रकार की संधि होती है। लेकिन हाँ, यहाँ आप ध्यान रखेंगे कि यह संधि और समझौता एक व्यक्ति और दो व्यक्ति के बीच का नहीं है, एक स्वतंत्र राष्ट्रों का है या स्वतंत्र जो स्टेट उसके अंतर्गत हैं उसका एक साथ आना है। ठीक है, दो तरह से जो है यहाँ पर संघ का निर्माण होता है। वह देखिए यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ। जब एक जो है दो प्रकार के होता है, एक पृथक्करण के जरिए होता है और एक एकीकरण के जरिए होता है। संघ का निर्माण जो है दो तरीके से होता है। कैसे होता है, एक एकीकरण के जरिए होता है और दूसरा जो है कैसे होता है, पृथक्करण के जरिए होता है। और हमारा जो भारतीय संघवाद है, यह मैं पहले ही आपको बता दूं कि हमारा संघीय जो व्यवस्था है कंप्लीट संघवाद के रूप में हम लोग नहीं जाने जाते हैं। हमारी जो व्यवस्था है, शासन व्यवस्था है, वह अर्ध संघात्मक कही जाती है। यहाँ पर आपको संघवाद के भी लक्षण मिलेंगे और एकात्मक शासन जो व्यवस्था है उसकी भी आपको यहाँ पर झलक मिलेगी। चलिए, तो हम लोग देखते हैं कि एकीकरण की प्रणाली जो है, एकीकरण की प्रणाली और पृथक्करण की प्रणाली, दो तरीके से हम बात किए कि दो तरह से संघ बनता है। तो क्या होता है कि पृथक्करण की प्रणाली जब होती है तो एक बड़े राज्य को जो है छोटे छोटे खंडों में बांट करके उसमें पावर दिया जाता है। वह प्रक्रिया जो होती है पृथक्करण की कहलाती है प्रक्रिया, और वह भी एक संघ होता है। और इसमें हम लोग कनाडा और ब्राजील को जो है उदाहरण याद करके चलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार एकीकरण की जब वहां तक बात आएगी तो एकीकरण में जो है स्वतंत्र राज्यों का एक साथ मिलकर करके एक संघ में कन्वर्ट होना, वह एकीकरण के माध्यम से संघवाद कहा जाता है। और इस केस में हम लोग देखिए अमेरिका का उदाहरण रखेंगे, ऑस्ट्रेलिया का उदाहरण रखेंगे और स्विट्जरलैंड का उदाहरण लेकर के चलेंगे। दिमाग में के कॉन्सेप्ट इसका क्लियर करके चलेंगे। वहां की जो व्यवस्था है वह भारत से डिफरेंट है और हमारी जो यह संघीय व्यवस्था है वह हम लोग कहां से लिए हैं, यह हम लोग कनाडा से लिए हुए हैं। ठीक है, यह याद रखेंगे, यह परीक्षा में भी आता है कि हमारी जो संघीय व्यवस्था है वह कहाँ से ली गई है। तो वहाँ पर आपको ऑप्शन जो है कई सारा दिया रहेगा, उसमें अगर आपको ध्यान नहीं होगा तो आप कंफ्यूज करने का कार्य कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ हम आपको बताया कि हमारा जो है वह कनाडा से लिया हुआ है और
तो अमेरिका का जो संघवाद है वह कनाडा के संघवाद से कैसे अंतर है वह देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है। तो यहाँ पर आपको बताया गया है कि इसका निर्माण जो है वह कैसे अलग है। देखिए अमेरिका का जो आपका संघवाद है वह स्वतंत्र जो छोटे छोटे वहाँ पर राज्य हैं, 50 वहाँ पर राज्य हैं और सारे स्वतंत्र होते हैं, वह एक साथ आकर के संघ का निर्माण किए हैं। जबकि भारत की जो संघीय व्यवस्था है या अगर कनाडा मॉडल की अगर हम बात करें तो वहाँ पर जो है केंद्र जो है मालिक होता है, केंद्र पावरफुल होता है, लेकिन छोटे छोटे और राज्य भी होंगे, उसमें राज्यों में भी शक्ति निहित होती है। एक पहला अंतर ये होता है। दूसरा अंतर होता है कि संघ शब्द का यहाँ पर प्रमुखता से प्रयोग होता है, ठीक है। उसके बाद जो है इसकी केंद्रीकरण की जो प्रवृत्ति होती है वह दोनों अलग होती है। वहाँ पर सारी शक्ति केंद्र में होती है और यहाँ पर जो सारी शक्ति होती है वह राज्यों में भी बटी हुई होती है, ठीक है। ये अंतर है। अब कुछ हम लोग परिभाषा जानते हैं कि इस संबंध में कुछ किन किन विद्वानों के द्वारा जो है कौन कौन सी परिभाषाएं दी गई है, ठीक है। तो यहाँ देख सकते हैं कि अब डाइसी महोदय कहते हैं, देखिए यहाँ पर 4 विद्वानों का मैं यहाँ पर जिक्र किया हूँ, 4 परिभाषाएं इसमें शामिल की गई है। और पहले भी मैं आपको बताया हूँ कि पूरी परिभाषा को कभी याद करने की जरूरत नहीं होती है, बस उसका जो की पॉइंट है उसको आप ध्यान में रख के चलेंगे कि वह क्या बोलते हैं, तब उसको आप परीक्षा में खूब आराम से सॉल्व कर सकते हैं। अदरवाइज पूरी की पूरी परिभाषा कभी याद हो पाना संभव नहीं होता है और अगर उसको याद करने के चक्कर में आप रहेंगे तो बहुत सारी चीज़ें जो है आप भूल भी जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आप रखे याद करके यह चलेंगे कि राष्ट्रीय एकता और शक्ति का जो है बंटवारा करने की बात जो है वह कौन बोलते हैं, वह डाइसी कहते हैं। कहते हैं कि संघात्मक सरकार वह है जिसमें शक्ति का जो है, राष्ट्रीय शक्ति का वह बंटवारा होता है राज्यों के बीच में, यह बोलते हैं डाइसी महोदय। उसी संबंध में फाइनर क्या कहते हैं कि केंद्रीय शक्ति जो होती है वह इकाइयों में भी बटी हुई होती है। इस प्रकार जो है फाइनर इसका परिभाषा देते हैं। देखिए यहाँ पर पूरी परिभाषा लिखी हुई है, वह आप अपने पढ़ने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। गार्नर उसी प्रकार कहते हैं कि एक केंद्रीय शक्ति जो है वह विभिन्न राज्यों में, क्षेत्रीय राज्यों में बटी हुई होगी। आपको लगेगा कि सारी चोट एक ही चीजें कह रहा है और वास्तव में सारी चीजें एक ही कह भी रहा है, लेकिन कहीं पर शक्ति का जिक्र होगा, कहीं पर जो है केंद्रीय सरकार का जिक्र होगा, कहीं पर पावर का जिक्र होगा। इस तरह से छोटे छोटे शब्दों में उसका अंतर होगा। तो इसको याद करना नहीं है, लेकिन उसको समझना है कि हाँ यह चीजें क्या कह रहे हैं, ठीक है। अब मॉन्टेस्क्यू की बात करते हैं तो मॉन्टेस्क्यू कहते हैं कि संघ शासन एक ऐसा समझौता है जहां से एक राज्य जो है, बड़ा राज्य, वह छोटे छोटे राज्यों में सब समाहित होता है, अलग अलग काम करने के लिए जो है वह राजी होते हैं, ठीक है। इस प्रकार जो है 4 परिभाषाओं का यहाँ पर जिक्र किया गया है, ठीक है। अब कुछ जो है संवैधानिक प्रोविजंस जो है उस संबंध में हम संघवाद के बारे में क्या कहता है उसके बारे में आप लोग से चर्चा करना चाहेंगे। देखिए संविधान का जो 22 भाग है उसका पहला भाग जो है वह इसके संबंध में चर्चा करता है और उसके अंतर्गत जो अनुच्छेद 1 से 4 तक में इसकी चर्चा की गई है कि जो है आप पहला अनुच्छेद क्या कहता है कि भारत जो है राज्यों का संघ होगा। क्या होगा? राज्यों का संघ होगा। एक चीज आप दिमाग में क्लियर करके चलेंगे कि यहाँ पर संघ नाम का, कन्फेडरेशन नाम की जो है व्यवस्था हमारे संविधान में कहीं पर लिखी हुई आपको नहीं मिलेगी। यह एकदम दिमाग में क्लियर रखिएगा कि फेडरेशन जो है, संघ जो है वह कहीं पर आपको किसी संवैधानिक उपबंध में चीजें नहीं है। पहला अनुच्छेद कहता है कि भारत जो है वह क्या होगा? राज्यों का संघ होगा और इस राज्य क्षेत्र में कौन कौन शामिल होंगे जो यहाँ पहली अनुसूची में जो है वह दर्ज हैं या जो इसके अंतर्गत चीजें शामिल कर जाती है, कोई देश, कोई राज्य जो है इसमें अगर समाहित होती है या जहां तक इसका विस्तार है वह जो है इसका माना जाएगा कि वह भारत के राज्य क्षेत्र में शामिल है, ठीक है। उसी प्रकार हम लोग अब चलते हैं अनुच्छेद 2 की तरफ। अनुच्छेद 2 क्या कहता है? अनुच्छेद 2 कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश, नए राज्यों का प्रवेश या उनकी स्थापना। मैं पहले भी आपको बताया था कि कैसे राज्य बने हैं, आपको संक्षिप्त में यह एक स्पेशल क्लास होगा आपका स्टेट बनने की और उसका जो है कैसे कैसे निर्माण हुआ है उसकी चीज़ें, लेकिन यह आप लोग को पढ़ना नहीं है, ठीक है, वह ऊपर की कक्षाओं के लिए है। तो मैं यहाँ पर आपको इसलिए बताया ताकि आपको यह कंसेप्ट क्लियर हो सके कि कैसे जो है स्टेट बने हैं और संघ का निर्माण जो है कैसे हुआ है,
ठीक है। तो दूसरा जो है अनुच्छेद क्या कहता है कि नए राज्यों की स्थापना और नए राज्यों का जो है प्रवेश जो है वह कैसे होगा, इस चीज की चर्चा इसके अंतर्गत की गई है। अनुच्छेद 3 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 3 कहता है कि नए राज्यों का निर्माण और उसके नाम में, उसके क्षेत्र में परिवर्तन करने का जो है कार्य इसके तहत किया जाता है। और यह कार्य जो है बहुत आसान है, यह कार्य जो है बिना किसी संशोधन के संभव है और इस पर केंद्र सरकार खूब आसानी से यह काम कर सकता है। वह किसी राज्य का क्षेत्र में परिवर्तन कर सकता है, किसी का नाम बदल सकता है और उसकी सीमा में भी जो है परिवर्तन कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह की चीजें जो है अनुच्छेद 3 में वर्णित की गई है। और अनुच्छेद 4 भी यहाँ पर जिक्र किया गया है। देखिए यहाँ पर नीचे जो है लाइन लिखा हुआ है कि ये सारे कार्य जो होंगे वह अनुच्छेद 368 के तहत, जो हम लोग संवैधानिक संशोधन की बात करते हैं, वह इसके तहत काउंट नहीं की जाएगी। देखिए अनुच्छेद 4 की चीजें भी यहाँ लिखी गई है, आप उसको खुद से पढ़ लेंगे, यह बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है जिसको एक्सप्लेन करने की जरूरत है। ठीक है, अब संघात्मक शासन के लक्षण कौन कौन से हैं, कैसे हम जानेंगे कि यहाँ पर संघात्मक शासन है या नहीं है, तो इसके संबंध में मैं आपको बता दूं कि इसके तहत एक जो है वह लिखित संविधान अनिवार्य रूप से होता है। क्या होता है? एक लिखित संविधान अनिवार्य रूप से होता है। दूसरा जो है वह स्वतंत्र न्यायपालिका जरूर होती है। ठीक है, और उसके अंतर्गत जो है द्वैत शासन व्यवस्था भी अनिवार्य रूप से होती है। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका बोले आपको, और कई इकाइयों में जो है ना वह संप्रभुता जो है बटी हुई होगी, एक जगह जो है वह नहीं होगी। ठीक है, जैसे केंद्र में हम लोग जानते हैं कि जो केंद्र सरकार होती है और कई सारे राज्य हैं, हमारे के यहाँ 28 राज्य हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो सभी में जो है क्या है, पावर का डिवाइडेशन होता है। तो यहाँ पर देखिए 6 जो है आपको आधार बताए गए हैं, इस आधार को आप जो है पकड़ के चलेंगे कि ये 6 पॉइंट अगर कहीं पर दिखता है तो वह संघ का लक्षण है। ठीक है, आगे हम लोग जो अभी बात कर रहे थे कि संघ जो है, फेडरेशन और कॉन्फेडरेशन, राज्य मंडल और संघ में क्या अंतर है उसकी चर्चा करते हैं। देखिए इसमें जो अंतर है मैं आपको बता दूं कि संघ जो होता है वह स्वतंत्र एक राष्ट्र के अंतर्गत कई छोटे राज्यों या उसके अंतर्गत राज्यों के मिलने से या उसमें पावर के बंटने से जो है संप्रभुता एक के अंतर्गत ही होती है। ठीक है, लेकिन राज्यमंडल के अंतर्गत कई सारे स्वतंत्र राष्ट्र एक साथ मिल करके जब उसका एक कन्फेडरेशन का निर्माण करते हैं, एक सहमति बनते हैं कार्य करने के लिए, तब वह जो है कन्फेडरेशन होता है। समझ रहे हैं बात को? आप क्या समझे कि एक स्वतंत्र राष्ट्र के अंतर्गत जब कई सारे राज्य मिल करके एक साथ काम करने के लिए जुड़ते हैं तो वह फेडरेशन कहलाता है, और कई सारे स्वतंत्र राष्ट्र जब मिल करके एक जगह काम करने के लिए आते हैं तो उसको कॉन्फेडरेशन बोलेंगे। ठीक है, उसी प्रकार जो है दूसरा अंतर जो है वह कहता है कि यह जो है अस्थाई है और यह जो है अस्थाई नहीं है, और इसके अंतर्गत जो है एक लिखित संविधान होती है, उसी के अंतर्गत यह काम होता है, और इसके अंतर्गत जो है वह जरूरी नहीं है कि कोई संविधान कार्य करे। ठीक है, आगे जो है इसमें और क्या चीजें की गई है कि इसके अंतर्गत जो है विभिन्न इकाइयां जो है वह अलग अलग नहीं हो सकती है, और इसके अंतर्गत क्या है, कन्फेडरेशन के अंतर्गत क्या है कि आज हम साथ हैं वह कल अलग भी हो सकते हैं। यहाँ पर उस तरह की चीजें आपको जो है नहीं मिलेगी। यहाँ पर एकल नागरिकता और स्वतंत्र न्यायपालिका होगी। यहाँ पर जो है कन्फेडरेशन में जो है आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पर राष्ट्रीयता कई सारे होंगे और न्यायपालिका भी जो है कई सारे होंगे, क्योंकि जितने भी देश आएंगे वह स्वतंत्र होंगे, वहाँ की न्यायपालिका होगी, वहाँ की नागरिकता उसके साथ आएगी। तो इस तरह का जो है दोनों में अंतर होगा। फिर उसी प्रकार आप देख पा रहे होंगे कि संघात्मक जो व्यवस्था है एक पूर्ण राष्ट्र की स्थापना करता है, और यहाँ पर इस तरह की जो है बात नहीं होती है, एक संगठन तक ही यह बात होती है। ठीक है, और यह जो है विश्व राज्य की स्थापना करता है, जैसे बहुत सारे जैसे यूएनओ वगैरह की अगर हम बात करें तो वह एक प्रकार का जो है क्या है, स्वतंत्र राष्ट्रों का उसमें समावेश है, और यहाँ पर जो है वह सारे जब मिलते हैं तो विकास हेतु जो है वह कार्य करते हैं। ठीक है, ये कुछ बेसिक से अंतर थे। हम समझते हैं कि यहाँ तक आपको समझने में कोई परेशानी नहीं हो रही होगी। चलिए अब जो है संघात्मक शासन व्यवस्था के गुण जो हैं वह आपको यहाँ पर दिख पा रहा होगा कि इसके अंतर्गत कौन कौन सी चीजें हैं, और इसमें जो है
इसके बाद जो है कुछ इसके दोष भी है, जैसे हम लोग जानते हैं कि सिक्के के दो पहलू होते हैं। अगर हमें कुछ मेरिट है तो कुछ डिमेरिट भी होता है, हर आदमी में होता है, हर चीज में होता है ना। तो इसी प्रकार जो है यहाँ पर संघवाद की जो है कुछ गुण है तो कुछ उसके अवगुण भी हैं। देखिए, राष्ट्रीय एकता में यह वृद्धि करता है। स्वाभाविक सी बात है कि जब एक साथ मिल करके काम करने की बात पे हम लोग सहमत होंगे तो उसमें यूनिटी तो बनेगी ही बनेगी, इसमें कहीं कोई संदेह करने की बात होती नहीं है। क्षेत्रीय जो है स्वतंत्रता होती है, संघवाद होती है, तो पावर एक जगह नहीं सीमित होता है, वह पावर का जो है डिस्ट्रीब्यूशन होता है। डिस्ट्रीब्यूशन हो जाने के कारण क्या होता है कि वहां आप स्वतंत्रता पूर्वक निचले स्तर पर भी कार्य करने में स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, इसी प्रकार यह सारे चीजें जो है आपको पॉइंट वाइज कर करके यहाँ पर दिखाई गई है ताकि आप उसको समझने में आपको सहूलियत हो सके। कुछ दोष जो है यहाँ पर देखिए लिखा गया है, जैसे आपका प्रगति विरोधी शासन इसको कहा गया है। प्रगति विरोधी शासन इसलिए कहा गया है कि डिसीजन लेने में जो है काफी समय लगता है। होता क्या है कि एक व्यक्ति का शासन जो होता है वह अगर अच्छा कार्य कर रहे हो तो उस स्थिति में वहां पर डेवलपमेंट बहुत फास्ट होता है। लेकिन जो संघीय व्यवस्थाएं होती है उस व्यवस्था के अंतर्गत डिसीजन एक व्यक्ति नहीं लेता है और डिसीजन लेने में लंबा समय लगता है, उस पर एक्सपेंसिव होता है, उस पर खर्च ज़्यादा लगता है और बहुत सी केसेस में तो व्यक्ति को यह भी पता नहीं होता है कि हम क्या इसमें अपना निर्णय दे, गलत है सही है, उसको उसकी चीज़ की जानकारी नहीं होती है। तो इस तरह से कुछ जो है यहाँ पर जो है कमी भी है और कुछ उसकी अच्छाइयाँ भी हैं। ठीक है, तो आगे हम लोग चलते हैं, थोड़ा सा संघात्मक शासन व्यवस्था जो है और एकात्मक शासन व्यवस्था जो है उसका अंतर समझने का प्रयास करते हैं कि इसमें क्या होता है एकात्मक शासन व्यवस्था में। और मैं आपको पहले भी बताया कि आप दिमाग में क्लियर करके चलेंगे कि या ना तो हमारे के यहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है कंप्लीट और ना ही संघात्मक शासन व्यवस्था है। हमारे के यहाँ जो है अर्ध संघात्मक व्यवस्था है, यानी कि दोनों का जो है मिश्रित रूप हमारे के यहाँ आपको दिखेगा। वह मैं आपको बताऊंगा कि कैसे जो है हमारे के यहाँ आधी संघात्मक है और उसमें एकात्मक का भी गुण है और संघात्मक का भी गुण है। ठीक है, तो यहां पर देखिए पहले आप जान ले कि एकात्मक की खासियत क्या है। इसमें जो होगा वह केंद्रीय शक्ति जो होती है कि एकात्मक सरकार में वहां पर पावरफुल होती है और संघात्मक शासन व्यवस्था में जो है शक्ति जो होती है केंद्र में और प्रांत में जो है वह बटी हुई होती है। पहली अंतर। दूसरी अंतर इसके अंतर्गत जो होती है आपका एकात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत संविधान जो है वह लिखित नहीं होगा, अलिखित होगा और वह जो है लचीला होगा। लेकिन यहाँ पर संघात्मक शासन व्यवस्था के अंतर्गत संविधान लिखित आपको मिलेगा और उसमें संशोधन करना भी जो है वह काफी मुश्किल होता है, वह आसानी से उसमें संशोधन नहीं होता है, क्योंकि विशेष बहुमत के द्वारा जब संशोधन होता है तो उसमें राज्यों की भी सहमति ली जाती है, तभी उसमें संशोधन होता है। ठीक है, यहाँ पर देखिए यहाँ पर नागरिकता जो है एकहरी नागरिकता होती है। एकहरी नागरिकता कहने का मतलब क्या होता है कि एक नागरिकता होगा। जैसे हम लोग अगर बात करें, अगर भारतीय बिंग इंडियन हम लोग कहें, यह नहीं कह सकते हैं कि हम लोग बिहार के नागरिक हैं या किसी दूसरे राज्य की बात कर सकते हैं। जब भी हम लोग कहेंगे तो क्या बोलेंगे कि हम लोग भारत के नागरिक हैं। लेकिन अगर इस केस में हम लोग अमेरिका की तरफ चले तो वहां पर जो है एक राज्य की भी नागरिकता होती है और एक देश की भी नागरिकता होती है। देखिए यहाँ पर कुछ जो है आपको दिखाया गया है कि फेडरल जो जहां पर शासन व्यवस्था होती है वहां पर दोहरी नागरिकता होती है। यह प्रश्न जो है उच्च कक्षा में भी आता है और मैं इस तरह के परीक्षा के मैं खुद दिया भी हूं जिसमें यह प्रश्न आया है कि भारत में कैसी नागरिकता की व्यवस्था है, एकल है, दोहरी है या दोनों है या कोई नहीं है। इस तरह से आपको प्रश्न रहेगा, तो यह दिमाग में क्लियर रखेंगे कि कैसी नागरिकता है हमारे के यहाँ, एकल नागरिकता है। ठीक है, उसी प्रकार जहां तक हम लोग बात करें कानून और न्याय विधानों की, तो वह यहाँ पर जो होता है वह एक होता है और यहाँ पर जो है वह दो होते हैं। जो कानून बनता है वह राज्य के लिए अलग कानून होते हैं और केंद्र के लिए जो है कानून अलग बनते हैं। लेकिन अब यहाँ पर आपको थोड़ा सा अगर भ्रम हो रहा हो कि हमारे के यहाँ तो नहीं है, तो मैं क्या आपको बताया कि मेरे के यहाँ दोनों का मिक्सर है। मेरे के यहाँ जो है वह दोनों का मिक्सर है, ना ये है कंप्लीट ना ये है कंप्लीट। ठीक है, हमारे के यहाँ कनाडा का मॉडल जो है वह दोनों का जो है संयुक्त रूप जो है हमारे के यहाँ काम करता है। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ देखिए यहाँ पर जो है लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है कि यह इस एकात्मक शासन व्यवस्था में व्यवस्था
आपका जो है वह सर्वोच्च होती है, और जबकि यहाँ पर जो है संविधान सर्वोच्च होता है, आपका सुप्रीम कोर्ट जो है वह स्वतंत्र होती है, वह सर्वोच्च न्यायालय के रूप में यहाँ पर जानी जाती है। नाम उसका भले अलग कहीं कहीं हो सकता है, ठीक है। यहाँ पर एक कानून होगा, लेकिन यहाँ पर कानून दोहरे होंगे, केंद्र के भी कानून होंगे और राज्य के भी कानून होंगे। राज्य जो है अपने सीमा क्षेत्र में राज्य के जो कानून होता है उस पर कार्य करेगा, और यहाँ पर जो है वह सारा कानून जो है एक ही चलेगा, ठीक है। ये कुछ चीजें का यहाँ पर अंतर आपको दिखाया गया है, ठीक है। उसी प्रकार देखिए यहाँ पर स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय है, और यहाँ पर जो है आपका उसका जो है स्वतंत्र सर्वोच्च न्यायालय का होना परम आवश्यक होगा। यहाँ पर जो है आवश्यक रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ये कुछ जो है बेसिक आपका एकात्मक शासन व्यवस्था और संघात्मक शासन व्यवस्था का अंतर है। आई होप कि आपको यहाँ तक चीजें क्लियर हो रही होगी, ठीक है। आगे देखिए कुछ और एक इसमें अंतर दिखाया गया है कि यहाँ पर जो है शक्ति का विभाजन होता है और यहाँ पर जो है शक्ति का विभाजन नहीं होता है, ठीक है। और एक चीज इसमें इंपॉर्टेंट लिखा हुआ है कि यहां पर जो परिवर्तन होते हैं वह संवैधानिक के अंतर्गत जो है नहीं होती है, और यहां पर जो है संविधान के परिवर्तन के विशेष प्रक्रिया के द्वारा कोई चीजें होती है, ठीक है। यहां पर एक ही जगह पे बैठ करके सारा संशोधन किया जा सकता है, और यहां पर जो है संशोधन की विशेष प्रक्रिया अपनाई जाती है, ठीक है। तो ये कुछ अंतर थे, और अब यहां पर जो है हम लोग कुछ भारतीय परिप्रेक्ष्य में अब बात करेंगे कि भारत में जो है अभी हम बात किए कि अर्ध संघात्मक है, दोनों के लक्षण है, तो कैसे लक्षण है वो यहां पर आपको मैं बताता हूं। तो द्वैध शासन व्यवस्था जो है यहां पर देखिए कुछ पॉइंट्स यहां पर लिखा हुआ है, आगे इसका जो है विस्तार से बातें की गई भी है, मैं आपको यहां पर दिखाऊंगा कैसे वह कार्य करता है। और इस चीज को जो है आप पहले पॉइंट में यहां पर देख लें कि द्वैध शासन व्यवस्था होगा, वहां पर लिखित संविधान होगा, शक्तियों का विभाजन होगा, संविधान की सर्वोच्चता होगी, कठोर संविधान होगा, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, और द्विसदनीय व्यवस्था जो है यह अगर कहीं पे होता है तो हम लोग आपको पहले भी बताए थे कि संघात्मक शासन व्यवस्था के कौन कौन से लक्षण हैं। तो आपको अगर अभी याद होगा तो इसमें देखिएगा कि बहुत सी चीजें वहां पर भी लिखी हुई थी, ठीक है। तो ये कैसे है आगे चलते हैं। देखिए द्वैध शासन व्यवस्था की जो है यहाँ पर बात की गई है। यहाँ पर आपको एक तस्वीर जो है ब्रिटिश की दिख रही होगी, रॉबर्ट क्लाइव की ये तस्वीर है, और बंगाल में द्वैध शासन व्यवस्था जो शुरू करने का जो कार्य किए थे इन वहाँ से नहीं शुरू किया था, ठीक है। और यहाँ पर आपको सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का जो है एक तस्वीर जो है लगा करके दिखाई गई है कि यह कैसे कार्य करता है। द्वैध शासन कहने का मतलब क्या होता है, कभी कभी लोग इसको समझने शब्द का जो है अर्थ नहीं समझ पाते हैं कि द्वैध कहने का मतलब क्या है। द्वैध का मतलब दो स्तर पे सरकार का होना, इसी ही कहते हैं द्वैध शासन पद्धति। और द्वैध माने एक जो है केंद्र में सरकार होगी और दूसरा जो है वह राज्य में सरकार होगी, और दोनों अपने अपने विषय जो उनको दिए गए हैं। जैसे हम लोग क्या जानते हैं कि संविधान जो है 3 सूची की व्यवस्था करता है, एक केंद्र सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। तो केंद्र सूची के जो विषय होते हैं उस पर केंद्र सरकार काम करती है, और राज्य सूची का जो विषय होता है उस पर राज्य सरकार काम करती है, ठीक है। तो ये जो व्यवस्था होती है वह, और दोनों अपने अपने क्षेत्र में जो है वह स्वतंत्रता पूर्वक कार्य करती है विशेष परिस्थिति को छोड़ करके, ठीक है। तो ये जो है वह द्वैध शासन व्यवस्था के नाम से हम लोग इसको समझेंगे, ठीक है। अब देखिए लिखित संविधान है, हम लोग जानते हैं कि हमारा संविधान जो है बहुत बड़ा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, और यह लिखित है। इसको लिखने में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन लग गए थे, और काफी समय और काफी पैसा इस पर खर्च हुआ था। उस समय जो है 64 लाख रुपया कहा जाता है कि जो है उस समय खर्च हुआ था, और जो है काफ़ी बैठकें हुई थी, काफ़ी इस पर डिबेट हुए थे, तब जा कर के जो है उसमें कई सारे प्रोविजंस ऐड किए गए, और उसमें कुछ अपना आवश्यकता के अनुसार जो है उसको हटाया जोड़ा गया। तो अभी हम लोग थोड़ा सा खाली यहाँ पर यह आपको मैं इंट्रोड्यूस कराना चाहूँगा कि वर्तमान में इसमें 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 12 अनुसूचियाँ अभी हैं। जब हमारा मूल संविधान बना था तो उस समय 8 ही अनुसूचियाँ थी, लेकिन प्रेजेंट में जो है वह 12 अनुसूचियाँ हैं, ठीक है। अब देखिए कि अभी बात कर रहे थे कि शक्तियों का विभाजन अनिवार्य है। तो शक्ति का विभाजन, तो यह स्लाइड जो है आगे भी एक स्लाइड आएगा, वह स्लाइड की
चर्चा जो है पूर्व की क्लास जो आपका हुआ था संविधान क्यों और कैसे, पहला अध्याय, उसमें भी हम लोग किए थे कि शक्ति का विभाजन कैसे हुआ है। तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार की यहाँ पर तस्वीर आपको दिखाई पा रही होगी, और एक स्थानीय सरकार भी जो है वह कार्य करती है। हम लोग जानते हैं कि 73वां संविधान संशोधन के जरिए यह व्यवस्था अपनाई गई है, इसको संवैधानिक दर्जा प्राप्त हो गया है, और यह अपने स्तर पर ग्रास रूट लेवल पर जो है कार्य करने का कार्य जो है वह स्थानीय सरकार ही करती है। तो इनके बीच में जो है शक्तियों का बंटवारा होता है। शक्ति बंटवारा करने का एक और माध्यम है तीनों सूची के माध्यम से, और यहाँ देखिए हम लोग जानते हैं कि इसके अंतर्गत जो है प्रमुख जो विषय होते हैं वह केंद्र सूची में होती है, जैसे आपका बिल हो गया, वित्त हो गया, जैसे आपका रेलवे हो गया, गृह विभाग हो गया, विदेश विभाग हो गया, आदि जो इंपॉर्टेंट जो हैं वह केंद्र सूची में आते हैं। राज्य सूची के अंतर्गत जो है वह देखिए यहाँ पर 66 विषय हैं, और 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था इंदिरा गांधी के समय में 1976 में, तो इसमें से 5 घटा करके समवर्ती सूची में शामिल कर दिया गया था। और ये जो 5 ऊपर से विषय लिखे हुए हैं, आप ध्यान रखेंगे कि शिक्षा, वन, बाट और माप, जंगली जानवर एवं पशु सुरक्षा और न्याय प्रशासन संबंधी जो बात थी यह कभी इसके अंतर्गत हुआ करता था, यानी कि राज्य सूची के अंतर्गत, और 42वां संशोधन के तहत ही इसको यहाँ से उठा करके यहाँ कर दिया गया, यानी कि राज्य सूची से उठा करके समवर्ती सूची में कर दिया गया। तो ये जो है 3 जो है आप क्या देख पा रहे होंगे कि इसके आधार पर चीजें कार्य करती है। आगे इसके बारे में मैं और आपको बताऊंगा कि कैसे यह चीजें जो है एकात्मक का रूप भी धारण करती है। चलिए आगे देखते हैं कि संविधान की सर्वोच्चता हमारे के यहाँ कैसे है। देखिए एक तस्वीर के माध्यम से भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि संसद के तस्वीर के ऊपर जो है कॉन्स्टिट्यूशन की जो है एक प्रति लगाई गई है, आपको दिखाने के लिए कि हमारा संविधान जो है वह सर्वोच्च है। संविधान जो है नियम बनाती है, लेकिन वह संविधान के जो चीजें हैं उसके विपरीत जाकर के वह नहीं बना सकती है। अगर वह ऐसा करती है तो क्या होता है, सर्वोच्च न्यायालय उस नियम को, उस लॉ को जो है उसको रिजेक्ट कर सकती है और उसको बहाल होने से उस पर जो है संशोधन लाने का वह संसद को आदेश दे सकती है। ठीक है, तो ये चीज़ें इसकी तहत आपको बताई गई है। कठोर संविधान कैसे है, हम लोग जस्ट बात किए थे अभी कि कठोर संविधान कहने का मतलब जो है वहाँ पर संशोधन जो है आसानी से नहीं होता है, 2/3 बहुमत से उसको जब आवश्यकता होती है, जहाँ पर राज्यों के भी जो है आपकी आवश्यकता होती है उस पर राय लेने की, उनकी भी आवश्यकता होती है 2/3 बहुमत से पास करने की, तब जो है वह संशोधन हो पाता है। तो कुछ केसेस में तो है सामान्य रूप से भी जो है साधारण बहुमत से भी संशोधन होता है, लेकिन जो बहुत इंपॉर्टेंट जो प्रश्न है उस पर विशेष बहुमत की आवश्यकता होती है। तो कहीं ना कहीं यह आसान नहीं होता है इसमें किसी प्रकार का संशोधन करना, तो इसको हम लोग कठोर संविधान के रूप में जानते हैं। ठीक है, स्वतंत्र न्यायपालिका है। अब हम लोग जानते हैं कि न्यायपालिका जो 3 बॉडी के अंतर्गत है, आपका जुडिशियरी है, विधायिका है और कार्यपालिका है, और न्यायपालिका जो है वह तीनों में जो है वह सर्वोच्च इस कारण से हो जाती है कि वह सारे का जो है कंट्रोलिंग पावर एक तरीके से हो जाती है, क्योंकि वह किसी भी गलत निर्णय को जो है वह सही करने और गलत करने का फैसला जो है वह न्यायपालिका ही करती है। ठीक है, तो हमारे यहाँ जो सर्वोच्च न्यायालय है वह हम लोग देखिए एक तस्वीर यहाँ पर लगा करके आपको दिखाए हैं कि यह ही सर्वोच्च न्यायालय है, और यह जो है दिल्ली में स्थित है। द्विसदनीय व्यवस्था भी जो है हमारा फेडरल गवर्नमेंट का एक एग्जाम्पल है। और द्विसदनीय व्यवस्था यहाँ पर देखिए लोकसभा और राज्यसभा की एक तस्वीर लगाई गई है। मैं आपको पहले भी बताया था कि आप लोग अगर टीवी कार्यक्रम देखते हैं तो थोड़ा समय निकाल करके 5 मिनट ही जो है अगर आप डेली देखें, लोकसभा और राज्यसभा चैनल है एक, ठीक है ना, तो उस चैनल के माध्यम से आप देखेंगे तो बहुत सी चीज़ें जो है आपको बिना पढ़े भी देखते देखते आपको चीज़ें क्लियर हो जाएगी। वहाँ पर डेली आपको इस तरह के जब सत्र चल रहा होता है तो वहाँ से लाइव टेलीकास्ट होता है, और वहाँ पर आप खूब उसको देख सकते हैं कि क्या हो रहा है, वहाँ पर आपको टीवी पर वह चीज़ें नजर आएगी। ठीक है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट चैनल है। इससे अगर आप पॉलिटिकल चीज़ें अगर जानना चाहें तो इसको जरूर आप लोग अपने जीवन में इसको शामिल करिएगा। ठीक है, उसी प्रकार यहाँ पर देखिए जैसे बिहार के हम लोग यहाँ पर एक तस्वीर दिखाए हैं, बिहार विधानसभा की तस्वीर है। और कुछ राज्यों में हम लोग क्या जानते हैं कि कुछ जगह तो विधान परिषद है लेकिन कई जगह नहीं है, तो जहां पर एक है एक ही काम करता है लेकिन 2 सदन की व्यवस्था की गई है।
ठीक है, और जहां नहीं है वहां व्यवस्था की जा सकती है, इस तरह की कोई पाबंदी नहीं है। अब हम लोग यहाँ पर देख पा रहा होगा आपको कि अभी तक जो चीजें हम लोग पढ़े वह संघात्मक शासन व्यवस्था के बारे में पढ़ रहे थे। अब भारतीय संविधान में कुछ ऐसी चीजों को मैं आपको बताऊंगा जो आपको लगेगा कि नहीं, अभी तक तो सर हमको बता रहे थे कि हमारे यहाँ संघात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण मिल रहे हैं, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगा कि हमारे यहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था के भी गुण हैं। देखिए यहाँ पर पहला स्लाइड जो है वह इन बिंदुओं पर हम चर्चा करेंगे, बारी बारी से, हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर एक जगह मैं इसलिए लिखता हूँ ताकि आपको यह चीजें रिवीजन करने के समय आपको आसानी हो कि अच्छा ये पॉइंट है, ये पॉइंट है, ये पॉइंट है। आप उसको पॉइंट को भी अगर याद रखेंगे ना तो खूब आसानी से आप एग्जामिनेशन में लिख पाएंगे, कहीं कोई परेशानी आपको नहीं होगी। ठीक है, आगे देखिए जो है यहाँ पर बारी बारी से मैं उसकी चर्चा करता हूँ कि कैसे जो है हमारे यहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था के लक्षण दिखते हैं। अब है पहला सशक्त केंद्र। सशक्त केंद्र कहने का क्या मतलब होता है कि जो केंद्र सरकार होगी वह शक्तिशाली होगी, वह पावरफुल होगी, वह जो है उसके आदेश के अनुसार जो है कार्य करने की जो है कहीं न कहीं बाध्यता राज्यों में भी दिखती है। कैसे कार्य करती है, देखिए होता क्या है कि इसके अंतर्गत जो है मैं बताया आपको कि 97 विषय हैं इसके अंतर्गत, उस पर वह कानून बनाती है। पहला तो सबसे पहले इसके पास जो है बहुत सारे विषय हैं जिस पर वह कानून बनाता है, और उसके बाद जो है जितने भी इंपॉर्टेंट विषय हैं वह केंद्र सरकार के पास है, और उसके जो है बातों को मानना राज्यों की बाध्यता होती है, पहली चीज। दूसरी चीज, जब समवर्ती सूची की हम बात करें तो उसमें हम लोग क्या अभी देखे थे कि 52 विषय हो गए थे, और उन पर राज्य सरकार भी कानून बना सकती है और केंद्र सरकार भी बना सकती है कानून। लेकिन दोनों में अगर टकराव की स्थिति होती है तो फिर केंद्र सरकार ही के जो नियम होंगे वही मान्य होते हैं। तो कहीं ना कहीं क्या देख रहे हैं, 97 + 52 का पूरा अधिकार तो केंद्र के पास ही चला जाता है। और मैं आपको बताता हूं कि राज्य सूची का जो विषय होता है ना, वह राज्य सूची के विषय पर भी केंद्र जो है कानून बना सकती है। कब, वह आगे मैं आपको उसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, तो यहां पर यह चीजें आपको समझ में आई होगी। अब देखते हैं कि राज्य जो है अनस्वर नहीं है। अनस्वर कहने का क्या मतलब होता है कि ऐसा नहीं है कि वह जो है कभी खत्म नहीं हो सकता है। अभी मैं क्या बताया था आपको कि राज्य जो है खूब आसानी से उसके क्षेत्र में, उसके नाम में, उसके सीमा में परिवर्तन खूब आसानी से जो है अभी किया जा सकता है। और अभी जस्ट हम लोग देखे थे कि जम्मू कश्मीर का मामला जो है किस प्रकार जो है केंद्रीय सरकार के द्वारा उसको समाधान किया गया। ठीक है, तो ये जो चीजें जो है आप कंसेप्ट क्लियर करके चलेंगे कि जो अभी वर्तमान हमारा राज्य की सीमा है उसमें में कभी भी जो है उसमें संशोधन और उसके नाम में परिवर्तन आदि यह चीज़ें की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि जो है वो हमेशा रहेगा या जो पहले था वही आज है। आज हम लोग क्या देख रहे हैं, पहले की जो हम अभी मैप आपको दिखाए थे उसमें अंतर था, तो यह चीज़ें जो है बदलती रहती है और बदलते रहेगी भी। ठीक है, तो यह नस्वर है, इसमें परिवर्तन जो है होते रहेगा। ठीक है, एकल संविधान है। एकल संविधान कहने का मतलब क्या है कि एक संविधान है। क्या है, एक संविधान है, वह केंद्र के लिए भी मान्य होता है और राज्य के लिए भी मान्य होता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग क्या देख रहे हैं, एकात्मक सरकार की बात हो रही है। राज्य की तो अपनी कोई वैल्यू है नहीं, इस अनुसार से वह केंद्र का जो संविधान है, केंद्र का संविधान तो पूरा देश का है, तो उसी के अनुसार काम करना है सभी को। उसको जो है अगेंस्ट में कोई सरकार जो है काम नहीं कर सकती है। तो यह एकात्मक सरकार का एक लक्षण है। ठीक है, अब देखिए क्या है, संविधान का लचीलापन। संविधान का लचीलापन भी है। लचीलापन कैसे है कि यहाँ जो है संशोधन की प्रक्रिया जो है वह कम कठोर है। ठीक है ना, कुछ केसेस में जो है आपको आसानी से होता है, लेकिन जो है मैं आपको पहले बताया था तो कुछ केसेस में विशेष बहुमत की आवश्यकता पड़ती है। 3 प्रकार के माध्यम से जो है वह किसी संशोधन की बात आती है सामने। ठीक है, तो यहाँ पर दोनों का जो है वह मिश्रण मिलता है। देखिए, साधारण बहुमत से भी और विशेष बहुमत से भी जो है इसमें संशोधन की प्रक्रिया का पूरा किया जा सकता है। ठीक है, अब देखिए कुछ आपको नजर आ रहा होगा यहाँ पर कि राज्य प्रतिनिधित्व में असमानता का अभाव है। समानता का अभाव है, सॉरी, समानता नहीं है। वह क्यों नहीं है? क्योंकि हमारे के यहाँ जो राज्यसभा में भेजने का जो मेंबर का
रूल है वह जनसंख्या को आधार बनाया गया है। जिस राज्य की जनसंख्या जितनी अधिक थी उसके अनुपात में जो है वहाँ पर सीट अलॉट किया गया है। लेकिन अगर इसी केस में हम लोग यूएसए की बात करें तो वहाँ पर ऐसी व्यवस्था नहीं है। वहाँ पर जितने राज्य हैं प्रत्येक राज्य से, चाहे वह छोटे राज्य हों या बड़े राज्य हों, जनसंख्या की दृष्टि में वहाँ से सारे समान जाते हैं और प्रत्येक राज्य से वहाँ पर 2 ही सदस्य भेजने की व्यवस्था है। वहाँ पर कुल 100 सदस्य होते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे के यहाँ देखिए एक आपको यहाँ पर मैप लगाया हूं, हालांकि यह 2008 का मैप है, लेकिन यहाँ पर यह दिखाना काम है मेरा कि आप देखिए यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2 है, बिहार से आपका यहाँ 6 है, झारखंड से 2 है। इस प्रकार आपको जो है कई जो है पॉइंट यहाँ पर दिखाया गया है। और यहाँ पर देखिए 2020 का जो है राज्यसभा इलेक्शन हुआ है, उसके सीटों का जो है किस प्रकार अभी कौन सी दल जो है कितनी सीटें लेकर के यहाँ पर खड़ी है वो यहाँ पर आपको दिखाने का कार्य किया गया है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको नजर आ रहा है कि समानता नहीं है। अब आपातकालीन शक्तियां जो है, यह मैं आपको इसको डिटेल्स में नहीं जाऊंगा क्योंकि राष्ट्रपति जब हम लोग पढ़े थे तो उसके अंतर्गत यह काफी मैं विस्तार से आपको बताया हूं। और अगर आप इसको नहीं समझ रहे हैं तो आप जो है राष्ट्रपति की जो कक्षा हुई थी उसको जाकर के आप एक बार जरूर देखें, आपको यह क्लियर हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर शॉर्ट में मैं जरूर बताऊंगा कि यह कैसे जो है एकात्मक का लक्षण होता है। यह हम लोग जानते हैं कि 3 प्रकार के जो है राष्ट्रपति शासन लगते हैं, एक 352, एक 356 और एक 360 के अंतर्गत। होता क्या है राष्ट्रपति शासन में, जो सारी व्यवस्था होती है चाहे वह किसी पार्ट में लगे या पूरे राज्य क्षेत्र में लगे, वह शासन जो है राष्ट्रपति के अधीन हो जाता है और वहाँ की सारी व्यवस्था जो है, सारी शक्ति जो है वह राज्यपाल के माध्यम से राष्ट्रपति के द्वारा ही होती है। तो ये चीज़ें जो है आप क्या देख पा रहे हैं कि राज्य पर जो है केंद्र का नियंत्रण हो जाता है। तो यह एकात्मक की ही बात होती है। एकल नागरिकता है, पहले में मैं बताया था आपको, यहाँ पर फिर से उसकी बात आई है कि एकात्मक कैसे होती है। तो हम कहीं के भी रहें, चाहे आप जम्मू कश्मीर के रहें, बंगाल के रहें या बिहार के रहें, आप कहे जाएंगे इंडियन ही। ठीक है, तो एकल नागरिकता है। यहाँ पर देखिए एक आपको जो है पासपोर्ट लगा करके भी दिखाया गया है। अगर हम लोग कहीं फॉर्म भरते हैं तो लिखते हैं वी आर इंडियन, नॉट बिहारी। ठीक है, इस प्रकार से जो है चीजें नहीं होती है। हम लोग जब भी लिखते हैं तो इंडियन लिखते हैं, है ना। तो एकल नागरिकता की यहाँ पर बात आती है। ठीक है, एकीकृत न्यायपालिका। एकीकृत न्यायपालिका मतलब एक ही न्यायपालिका के जो है वह हेड होते हैं और उसके अधीन ही सारी जो है व्यवस्थाएं चलती हैं। अब सर्वोच्च न्यायालय जो होता है वह उसके अधीन जो है सारे उच्च न्यायालय होते हैं। उच्च न्यायालय के जो है अधीन डिस्ट्रिक्ट न्यायालय होते हैं और सारे का मालिक जो है वह सर्वोच्च न्यायालय ही होता है। उसके जो नियम बनाए होते हैं उसके अगेंस्ट में कोई भी अन्य जो न्यायालय है वह नहीं जा सकती है। ठीक है, तो लेकिन वह कार्य तो करता है सेंट्रल स्तर पर। वहाँ के जो अपॉइंटमेंट होते हैं वह राष्ट्रपति करता है। क्या कोई किसी स्टेट का जो है मुख्यमंत्री या राज्यपाल उसमें किसी तरह का हस्तक्षेप कर सकता है? नहीं कर सकता है। सारी नियुक्ति करने का जो कार्य होता है वह सेंट्रल गवर्नमेंट करती है और वह उसके नियम जो है क्या होता है पूरे देश पर लागू होता है। तो कहीं ना कहीं यह एकात्मक के भी गुण आपको मिलेंगे। अब देखिए अखिल भारतीय सेवाएं, जिसको यहाँ पर इंग्लिश में यूपीएससी के नाम से जाना जाता है। जब हम लोग पढ़े थे आपका अस्थायी कार्यपालिका, उसमें इसकी विस्तार से चर्चा की गई है। यहाँ पर मैं आपको संक्षिप्त में इसका अध्ययन कराऊंगा। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है कि देखिए यूपीएससी की जो बहाली होती है, जो उसके पदाधिकारी बनते हैं वह केंद्र सरकार के द्वारा बहाल होते हैं और वह केंद्र सरकार के प्रति ही जो है वह जवाबदेह होते हैं। ठीक है, लेकिन उसके अंतर्गत जो है वह राज्यों में भी कार्य करते हैं और केंद्र में भी कार्य करते हैं। वह जो है वह यूपीएससी के जरिए जो है बहाल होते हैं और उस पर सारा जो है केंद्र का अधिकार होता है। तो कहीं ना कहीं हम लोग क्या देखते हैं कि उनका अपॉइंटमेंट करने का उनका जो है गाइडलाइंस जो है वह केंद्र के जरिए माना जाता है, लेकिन वह राज्यों में भी कार्य कर रहे होते हैं। ठीक है, तो यह एकात्मक शासन व्यवस्था के जो है वह लक्षण दिखते हैं। अब देखिए ये जो है बहुत खतरनाक हम कहेंगे इस मायने से कि यह बहुत पावरफुल है। यह पावरफुल कैसे हैं कि यह किसी भी संस्थान के, किसी भी राज्य सरकार के, किसी भी आपका अन्य जो बॉडी है उसको जो है वह
काफ़ी परेशान कर सकते हैं, उनकी जो है कई चीज़ों जो है खामियां हैं उसको उजागर कर सकते हैं। और इस बॉडी के जरिए ही जो है कई सारे केंद्र और राज्यों के घोटालाओं का जो है वह इसके जरिए उजागर किया गया है। और ये जो है कैग है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो है, इनका नाम है अभी प्रेजेंट का जो है, उनकी मैं यहाँ पर तस्वीर लगाया हूँ। गिरीश चंद्र मुर्मू जो हैं वह अभी वर्तमान में इस पर कार्य कर रहे हैं। होता क्या है कि देखिए, इसकी बहाली जो होती है वह राष्ट्रपति के जरिए की जाती है, और राष्ट्रपति के जरिए बहाली तो की जाती है, केंद्र के जितने वित्तीय मामले होते हैं उसकी तो यह जांच करते ही करते हैं। किसी भी राज्य सरकार की वित्तीय मामलों का वह खूब आसानी से जा करके या मंगवा करके उसकी जाँच कर सकते हैं, उसका हिसाब किताब मांग सकते हैं और उस पर रोक भी लगा सकते हैं। कई तरह के उनको इस मामले में जो है अधिकार हैं। तो यहाँ पर यह क्या आपको दिख रहा है कि सारा काम केंद्र सरकार करती है, लेकिन राज्य सरकार के वित्त पर भी जो है, उसके पॉलिसी पर जो है वह निगरानी रखते हैं कि फलना यह कार्य क्यों किए, इसमें राज्य सरकार को घटा हुआ है। कई सारे उजागर इसमें आप लोग देखे होंगे, और नहीं देखे होंगे तो आप जानने का प्रयास करिएगा कि यह किस तरह का जो है कार्य करता है। जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पढ़ेंगे, हालांकि यह आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, अगर हम लोग को समय मिला तो इस तरह की चीज़ें मैं लाऊंगा जिससे आपको यह चीज़ें समझाने में मैं आप सफल हो पाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर राज्य सूची का जो है संसद में आपको पहले भी बताया था कि कुछ मामले ऐसे होते हैं जो विशेष परिस्थिति में राज्य सूची के विषय पर भी जो है केंद्र सरकार कानून बना सकती है। कब बनाती है? उसके लिए जो है जब राज्य सरकार ऐसा कानून बना दे कि केंद्र सरकार के कानून का जो है वह टकराव हो रहा है, उसकी जो केंद्र सरकार की कानून है उसको वह रोक रहा हो, मना कर रहा हो कि आप यहाँ प्रवेश न करें, वैसी स्थिति में केंद्र सरकार उस पर भी जो है कानून बनाएगी। और उसको बनाने के लिए यह जरूरी होता है कि राज्यसभा से उसकी सहमति मिलनी जरूरी होती है। जब राज्यसभा यह कह दे कि हाँ उस विषय पर आप कानून बनाइए तो वह बना सकता है। और यहाँ पर देखिए एक बिजली संबंधी जो है तस्वीर लगाई गई है कि इस संबंध में जो है केंद्र की कानून आई थी। ठीक है, जो जबकि बिजली का जो है नियम बनाने का जो है कार्य जो है वह राज्य सूची का आता है। ठीक है, अब देखते हैं राज्यपाल की नियुक्ति। हम लोग पढ़े हैं, इसको भी खूब विस्तार से पढ़े हैं राज्य कार्यपालिका के अंतर्गत, और हम लोग जानते हैं कि 153 अनुच्छेद के जरिए जो है इसकी व्यवस्था की जाती है। ठीक है, और यह जो व्यवस्था हमारे क्या है, इनकी नियुक्ति जो है राष्ट्रपति करते हैं, काम वह राज्य में करते हैं, और कहा तो यह भी जाता है कि वह जो है केंद्र के एजेंट के रूप में कार्य करते हैं। राष्ट्रपति शासन होता है तो उनके माध्यम से ही जो है केंद्र सरकार किसी राज्य पर नियंत्रण स्थापित करती है। लेकिन अगर बात हम लोग करें अमेरिका की, तो वहाँ पर राज्यपाल जो है वह निर्वाचित होते हैं, ना कि यहाँ पर राष्ट्रपति जैसे बहाल करते हैं, नियुक्त करते हैं, उस तरह से वहाँ पर कार्य करते हैं। ठीक है, लेकिन हमारे यहाँ क्या है, हम लोग कनाडा का मॉडल ये जो है इम्प्लीमेंट किए हुए हैं, तो वहाँ पर इसी तरह की व्यवस्था दिखती है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग निर्वाचन आयोग की बात करते हैं। निर्वाचन आयोग जो है वह एक है, और वहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि ना सिर्फ वह केंद्र की जो है इलेक्शंस कराते हैं, ना लोकसभा और राज्यसभा का इलेक्शन कराते हैं, बल्कि विधान मंडल का जो है विधान परिषद और विधानसभा का इलेक्शन जो है उसकी जिम्मेदारी किनकी होती है, वही निर्वाचन आयोग जो सेंट्रल निर्वाचन आयोग होता है उसकी होती है। हालांकि राज्यों में भी निर्वाचन आयोग होते हैं, परंतु वह जो है वह स्थानीय स्तर और जो होते हैं उसको इलेक्शन कराने के लिए वह कार्य करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं कि फिर जो है निर्वाचन आयोग की बात आई, तो निर्वाचन आयोग के सारे कार्यों का जो है, सारे मेंबर्स का जो है वह अपॉइंटमेंट करने का कार्य जो है वह कौन करता है, केंद्र सरकार करती है, राष्ट्रपति के द्वारा वह कार्य होते हैं। और अमेरिका में जो है इस तरह की व्यवस्था जो है एक नहीं होती है, वहाँ पर राज्यों में जो है अलग निर्वाचन आयोग होता है और केंद्र के लिए जो है अलग निर्वाचन आयोग कार्य करता है। ठीक है, अब राज्यों के जो है विधेयक होते हैं, हम लोग पढ़े थे ना, राज्यपाल जब कक्षा हुई थी तो क्या पढ़े थे कि कुछ अधिकार राज्यपाल को है कि किसी विधेयक पर वह साइन न करे, राष्ट्रपति के लिए जो है वह रोक सकता है। ठीक है ना, जब हम लोग क्या पढ़े थे कि जब कभी राज्यपाल को ऐसा लगे कि इस कानून के बनने से जो है हाई कोर्ट्स के पावर्स में कटौती हो सकती है, या अन्य और भी कई सारे ऐसे मुद्दे हैं जिस पर वह रोक लगा सकता है, राष्ट्रपति के लिए जो है वह सुरक्षित रख सकता है। ठीक है, तो इस तरह की चीज़ें जो है
इसके अंतर्गत होती है। ठीक है, अब हम लोग कक्षा की लास्ट की ओर चल रहे हैं और यहाँ पर है कुछ बिंदुओं का हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे कि संविधान की जो व्यवस्था है वह व्यवस्था में, ठीक है, हमारे के यहाँ संघात्मक शासन की व्यवस्था दिखती है और एकात्मक शासन की व्यवस्था दिखती है, हमारे के यहाँ अर्ध संघात्मक है, लेकिन कई ऐसे बिंदु होते हैं जिस पर तनाव बनता है। और वो बिंदु कौन कौन से हैं, वह बिंदु यहाँ पर देखिए, आपको बिंदु वार मैं यहाँ पर करके बताया हूँ और यहाँ पर मैं खुद जो है मौखिक रूप से आपको उसको बहुत डिटेल्स में नहीं, लेकिन हाँ संक्षिप्त रूप से आपको इतना बता दूंगा कि वह चीज़ें आपको समझ में आ सके। अब देखिए, केंद्र और राज्य का संबंध जहाँ तक बात करते हैं तो इस संबंध में एक कमीशन का बहुत ही इम्पोर्टेंस है। उस कमीशन से बहुत बार जो है आपको एग्जामिनेशन में प्रश्न आएगा, वह आयोग जो है वह सरकारिया आयोग है। ठीक है, और सरकारिया आयोग जो जब 1983 में आए थे तो वह केंद्र राज्य के संबंध पर ही निर्भर आई थी। वह केंद्र राज्य का संबंध जो है कैसे जो है स्थापित हो, और 1998 में जब वह रिपोर्ट दी थी तो उसमें कई सारे बिंदुओं पर जो है चर्चा की गई थी और उस पर कैसे उसका विभाजन होगा, उस पर वित्त का कैसे नियंत्रण होगा, कितना टैक्स कौन देगा, रिलेशन कैसे होगा, ये सारी बिंदुओं पर जो है उस पर चर्चा की गई है। और आए दिन हम लोग क्या देखते रहते हैं कि केंद्र का और राज्यों के बीच में जो है टकराव होते रहता है, खासकर जब इलेक्शंस के दौर में आप देखेंगे कि एक केंद्र की बात जो है कैसे स्टेट गवर्नमेंट आपको जो है उससे इतर खाती है। और जब एक चीज़ और देखिएगा, जब केंद्र और राज्य की जो सरकारें अगर समान नहीं हो तो वहाँ पर इस तरह की चीज़ें आपको और देखने को मिलेगी। जैसे अगर हम लोग अगर वेस्ट बंगाल का उदाहरण लें तो वहाँ पर जब इलेक्शन हो रहा तो आप लोग कैसे देखे होंगे कि कैसे दोनों केंद्र और राज्यों का जो है विवाद जो है, तनाव की स्थिति जो है बनी रही थी। ठीक है, उसी प्रकार स्वायत्तता की मांग जो है, स्वायत्तता कहने का क्या मतलब होता है, स्वतंत्रता। स्वतंत्रता, इस तरह की मांग जो है उठती रहती है कि हमको जो है इससे अलग करो, यह जो है व्यवस्था चलते रहती है। ठीक है, राज्यपाल की भूमिका और राष्ट्रपति की भूमिका इन लोग हम लोग जो है चर्चा कर लिए हैं। नए राज्यों की मांग जो है वह उठती रहती है। नए राज्यों की मांग जब उठती है, जस्ट हम लोग अभी देखे हैं, जस्ट तेलंगाना का जो है ऑप्शन हमको आपको बताए थे कि 14 में जो है गठन हुआ था। उसी प्रकार हरित प्रदेश और कई सारे जो है नाम इसके अंतर्गत आए, बुंदेलखंड, बहुत सारे और भी जो है जहाँ मांग उठते रहती है कि हमारा जो है राज्य अलग बनाइए, है ना। लेकिन उसके लेकर के जो है तनाव की स्थिति जो है उत्पन्न होते रहती है। अंतर्राज्यीय विवाद, अब अंतर्राज्यीय कहने का क्या मतलब होता है, अगर आप लोग नहीं समझ पा रहे हैं तो मैं आपको बताता हूं। अंतर्राज्यीय कहने का मतलब होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में अंतर। अंतर्मुखी मतलब अंतर, आपको देखिए इस तरह का एक आता है इंटर पर्सनल रिलेशन, इंटर कम्युनिकेशन, इंट्रा कम्युनिकेशन। तो इंटर और इंट्रा इस तरह की चीज़ें जो होती है ना, बहुत से बच्चे इसमें भ्रम में पड़ते हैं। ठीक है, तो अंतर्राज्यीय विवाद कहने का क्या मतलब होता है कि एक राज्य से दूसरे राज्य के बीच में जो है वह विवाद है, उसको अंतर्राज्यीय विवाद कहा जाएगा। यह ध्यान में रखेंगे आप लोग। और इस विवाद की अगर बात करें तो हम लोग जैसे अगर आप बात करें, किसी एग्जाम्पल की बात लें तो तमिलनाडु और कर्नाटक का जो जल विवाद जो रहा था, कावेरी जल विवाद, उसको आप लोग ध्यान करिएगा कि उसमें जो पानी के लिए जो है दोनों राज्य कैसे लड़ते रहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह के और भी कई सारे विवाद अन्य राज्यों में भी देखने को मिलते रहता है। आए दिन इस तरह की चीज़ें हम लोग देखते हैं। विशिष्ट प्रावधान है, कुछ एसटीस जो कैटेगरी कुछ क्षेत्र हैं वहाँ पर केंद्र सरकार की स्पेशल फोकस होती है, वहाँ पर काफ़ी चीज़ें जो है रियायत दर में मिलती है। इस तरह से जो है हम लोग कभी पीछे देखे हुए थे कि बिहार भी जो है इस तरह की केंद्र से मांग किया था कि हम लोग विशिष्ट राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन वह चीज़ें अभी इम्प्लीमेंट नहीं हुई है, एक्सेप्ट उसको नहीं की गई। क्यों ऐसी मांग की जाती है, क्योंकि उस पर जो है केंद्र सरकार की जो चीज़ें होती है, बहुत सारी अनुदान वहाँ पर मिलता है, चीज़ें सस्ती होती है, व्यवस्थाएं जो है केंद्र सरकार की उसमें बहुत बड़ा योगदान होता है। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर का भी बात यहाँ पर आया है कि जम्मू कश्मीर की चीज़ें जो है अभी तक वह एक बहुत तनाव की स्थिति वहाँ पर थी और अभी भी वहाँ पर स्थिति बनी हुई है, लेकिन खैर जहाँ तक बात है इसको बहुत हद तक अब समाधान कर लिया गया है। और भी इस तरह के कुछ प्रोविजंस जो है हमारे संविधान में दिखते रहते हैं जहाँ पर जो है तनाव की स्थिति बनी रहती है।
ठीक है। अब निष्कर्ष में यहाँ पर है, बहुत सी चीज़ें मैं यहाँ पर लिखा हूँ, वह उसको मैं यहाँ पर पढ़ूंगा नहीं, मैं आपको सिर्फ यही बताऊंगा इसके अंतर्गत कि संघवाद के अंतर्गत आप यह ध्यान रखेंगे कि 2-3 चीज़ें मैं आपको बताता हूँ कि 2 स्तर पर पहले आप सरकार होगी, एक केंद्र की सरकार होगी और एक राज्य की सरकार होगी, स्वतंत्र न्यायपालिका होगी, लिखित संविधान होगा और जो है द्विसदनीय व्यवस्था होगी। यही सब बिंदु इसके अंतर्गत आती हैं, ठीक है। तो यही थी आज की क्लास। मैं समझता हूं कि आपको यहां तक समझने में कोई परेशानी नहीं हुई होगी, और अगर किसी तरह की कोई परेशानी होती है तो आप बेझिझक हम लोग के माध्यम से डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा करके अपने क्वेश्चंस के माध्यम से हम लोग से आप सवाल जवाब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कक्षा के लास्ट में मैं कुछ गृह कार्य के रूप में आपको यहाँ पर होमवर्क दिया हूँ, जिसको आप देखिए कि विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है, विकेंद्रीकरण किस शासन की विशेषता है। तो यहाँ पर ऑप्शन है एकात्मक शासन, संघात्मक शासन, सैनिक शासन और राजतंत्र। तो देखिए यहाँ पर भी एक व्यक्ति होता है, यहाँ पर भी एक व्यक्ति होता है, और यहाँ पर भी जो है एक ही जगह जो है पावर सिमटी होती है। और यहाँ पर जो है हम लोग क्या बात किए थे कि जो है पावर जो है उसका डिवाइडेशन होगा, वह बटा हुआ होगा। तो इसका आंसर जो है ख हो जाएगा। अब किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत राज्यों का संघ होगा? तो 4 अनुच्छेदों के हम लोग बात किए थे, भाग 1 की बात किए थे। तो उसके अंतर्गत पहला जो है देखिए यहाँ पर 1 है, 10 है, 51 है, इनमें से कोई नहीं। अब आपको कभी कभी बच्चे जो है 1 और 10 में गलती कर जाते हैं, 1 है कि 10 है, इसमें भ्रम में नहीं पड़ना है, ठीक है। तो यह जो है अनुच्छेद 1 में इस तरह की बातें कही गई है, ठीक है। उसी प्रकार लघु उत्तरीय प्रश्न के रूप में जो है हम लोग शामिल किए हैं कि संघात्मक और एकात्मक सरकारों में क्या अंतर है। यह आपको स्लाइड के माध्यम से भी दिखाया गया था, काफ़ी एक्सप्लेन भी किया है मैंने, तो इसको आप खूब आसानी से लिख पाएंगे, ठीक है। संघात्मक शासन की कौन सी विशेषता है वह भी खूब आराम से लिख पाएंगे। और यह अंतिम जो प्रश्न है वह आपका दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के रूप में भारतीय संविधान की एकात्मकता की प्रवृत्तियों की विवेचना कीजिए। अभी हम यहाँ पर कम से कम 12-14 जो है पॉइंट आपको बताए थे, जिससे यह खूब आराम से आप लिख पाएंगे, ठीक है। तो यही थी आज की क्लास। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह पसंद आई होगी, और इस वीडियो को जो है, इस क्लास को जो है आप अपने मित्रों तक, अपने घर परिवार जो इसकी ज़रूरत जिनको है उस तक ज़रूर शेयर करेंगे। और किसी भी प्रकार की कोई अगर परेशानी होती है पाठ से संबंधित तो बेझिझक आप हम लोग से जो है कमेंट के माध्यम से बात कर सकते हैं, अपने प्रश्नों को पूछ सकते हैं, ठीक है। तो तब तक के लिए हम लोग विदा लेते हैं, मिलते हैं फिर से एक नए पाठ के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज़, बाय, शब्बा खैर।